बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को दिया जाता है अनुदानित दर पर संकर बीज। खुरा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार से पशुओं को बचाने के लिए लगवाएं टीका। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के किसानों को संकर बीजों के प्रति प्रोत्साहित करने एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि निदेशालय द्वारा राज्य में अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता धान, मक्का बीज अनुदानित दर पर निर्धारित मात्रा में कृषक प्राप्त कर सकते हैं। गायों या गौ प्रजाति के पशुओं में प्रमुख रूप से खुरा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोग लगते हैं। ये रोग पशुओं में ना लगे इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इलाज से बेहतर है रोग लगे ही नहीं। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए पशुपालकों को सलाह है कि उचित समय पर इन रोगों का टीका अवश्य पशुओं को दिला दें। आने वाले फरवरी माह में राज्य के किसान गन्ने की बसंतकालीन बुआई कर सकते हैं। राज्य के वातावरण में गन्ने की अच्छी उपज पाने के लिए BO 147 नामक गन्ने की उन्नत प्रभेद बेहतर मानी जाती है। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के लिए गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 147 बेहतर मानी जाती है। यह प्रभेद लाल विगलन रोग रोधी होने के साथ ही सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त होती है। सूखे एवं जल जमाव दोनों परिस्थिति को सहने की क्षमता से युक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 35 से 36,000 3 आँखों वाला टुकड़ा बीज के रूप में बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 1000 क्विंटल गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। बैगन के फसल में फल लगने के समय फली छेदक और तना छेदक कीटों के लगने की संभावना रहती है, जिससे या तो फसल नष्ट हो जाती है या फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए नीम का 50% प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल में छिड़काव करना चाहिए। कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने की अवस्था में 25% साइपरमेथ्रिन 2.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण का सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। इस उपकरण को पावर टिलर कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से किसान खेत को बुआई के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ना जैसे कामों को यह उपकरण आसानी से निपटा देता है। इस पावर टिलर द्वारा एक दिन में लगभग 6 एकड़ खेत को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल
यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे आलू फसलों में लगने वाले रोग व पाला से बचाव के बारे में। किसान भाइयों, तापमान के गिरने व मौसम में बदलाव के कारण कई बार आलू की फसल में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे आलू की फसल नष्ट हो जाती है। अभी के समय में आलू में पछैती झुलसा लग जाता है, जिसके कारण आलू की पत्तियों में भूरे रंग की धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे उनकी पत्तियां नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ देखा गया है कि इस रोग के कारण आलू की फसल भी अच्छे से नहीं हो पाती है और कभी कभी तो आलू की फसल होती भी है तो उनके आकार छोटे पड़ जाते हैं।
तो आइए आलू को कैसे बचाएं पाला से अथवा इनमें और क्या क्या जानकारियां हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आलू उत्पादक किसानों के लिए प्रतिवर्ष पाला और झुलसा रोग मुसीबत लेकर आता है। ठंड बढ़ने के साथ इनका प्रकोप खेतों में नजर आने लगता है। इसे अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो फिर उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इसे बचाने के लिए किसानों को थोड़ा एहतियात बरतना होगा और कुछ दवाओं का छिड़काव भी करना होगा, तभी वे रोगों के प्रभाव से अपनी फसल को नुकसान पहुंचने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में आप सभी किसान भाइयों ने आलू की खेती कर रखी होगी। ऐसे में विभिन्न प्रकार के रोग लगने की संभावनाएं होती हैं, जिनसे बचाव करना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ जाड़े के मौसम में आलू फसल में पाला लगने की भी शिकायत होती है, जिससे भी फसल का बचाव करना बेहद आवश्यक है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी के समय में आलू फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो लग जाते हैं। किसान भाइयों, आलू में जो है मुख्य रूप से अगेती झुलसा और एक पछेती झुलसा, दो तरह का मतलब जो है अर्ली ब्लाइट बोलते हैं और लेट ब्लाइट बोलते हैं। उसके अलावा आपको अभी जाड़े के मौसम में पाला का प्रकोप होगा। उसके साथ साथ कुछ मिट्टी से भी रोग पैदा होते हैं, जैसे कि मुरझा रोग होता है, बैक्टीरियल विल्ट होता है, फिर एक कैंकर करके आता है, स्कैब करके आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पछेती झुलसा और पाला से होता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगेती झुलसा, तो अगेती झुलसा में क्या है कि पहले जो है पत्ती पर छोटा छोटा जो धब्बा आता है काले रंग के या ब्राउन रंग के, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फैलता है। तो यह जो है आपको जब ठंडा कम पड़ता है उस समय अगेती झुलसा का प्रकोप होता है। उस तरह का उसको जब दिखाई पड़े उस तरह का, तो आप जो है ब्लू कॉपर नामक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, या कवच नामक दवा जो है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। प्रतिवर्ष ठंड अपने साथ भीषण शीतलहर लेकर आती है। इससे आलू उत्पादक किसानों को जूझना पड़ता है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो आलू की फसल में झुलसा रोग इनमें सबसे प्रमुख हैं। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अभी जो समय चल रहा है पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट का, इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि पत्ती के ऊपर धब्बा धब्बा आता है और बाद में जो है अगर आप इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका जो कंद जो है, आलू का कंद जो है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो उसके लिए है कि शुरुआत से ही आप आलू के खेत में घूमते रहें, देखते रहें कि उस तरह का कहीं पर लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो आप डाइथेनियम 45 नामक दवा 2.5 ग्राम या रिडोमिल नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण होगा। उसके साथ साथ जाड़े के मौसम में क्या होता है कि किसान भाई हम लोग सोचते हैं कि ओस बहुत पड़ रहा है तो ज़मीन में नमी ज़्यादा रहेगा, तो हमको उसको भी ध्यान रखना है कि वैसा नहीं है। ओस पड़ने से सुबह तो दिखाई पड़ता है कि हमारा मिट्टी भींगा हुआ है, पौधा भींगा हुआ है, लेकिन जो है पौधों को नमी हमेशा बना करके रखना है। अगर हम नमी बना करके रखेंगे तो इस बीमारी का प्रकोप थोड़ा सा कम होगा। सर, आपने लक्षण के बारे में बताया कि अगर किसान भाइयों को ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं रोगों के तो वे ध्यान दें अपने फसल पर। तो लक्षण किस प्रकार के होते हैं, कैसे किसान भाई पहचाने कि शुरुआती तौर पे कोई रोग लग रहे हैं फसल में? जैसे ही अपने खेत में जब घूमेंगे तो देखेंगे, मतलब आप अगर प्रतिदिन आप खेत में जा रहे हैं और पूरे खेत में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर आप घूम रहे हैं, प्रतिदिन घूम रहे हैं, तो आप देखेंगे पत्ती पर अगर कुछ धब्बा जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो धब्बा को अगर आप अपने से पहचान नहीं कर सकते हैं तो कृषि विशेषज्ञ से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके, या आप बेशक कृषि विश्वविद्यालय है या हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के कर लें, या आजकल जो है व्हाट्सएप का भी ज़माना है, आप फ़ोटो लेकर के भी जो है आप उसको भेज सकते हैं, जिससे कि सही लक्षण आप पता चल सके और उसका निदान सही हो। वहीं आलू को पाले की मार से बचाने के लिए कई सारी एहतियात बरतने चाहिए। आलू को पाले की मार से बचाने के लिए खेतों में नमी बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। तभी जो है जाड़े के मौसम में जब ठंड बहुत ज़्यादा हो पड़ता है, तापमान
एकदम गिर जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आ जाता है, तो आपके फसल पर पाले का प्रकोप होता है। ये पर जो है टमाटर में भी होता है और आलू में भी होता है। आलू में ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही लगे कि बादल कर रहा है तो आप खेत में नमी थोड़ा सा बना लें, हल्की सिंचाई करें। जो किसान भाई टपक सिंचाई से सिंचाई करते हैं तो प्रतिदिन जो है आधे घंटे से 45 मिनट सिंचाई करें। उसके साथ साथ अगर किसान भाई संभव है तो अपने खेत के चारों कोने पर जो है आप अगर कुछ जला देते हैं शाम के समय, उससे धुआं कर देते हैं, तो उससे भी जो है पाले से बचाव किया जा सकता है। कोई भी मतलब पुआल है, लकड़ी है, कुछ भी जो है उस तरह का जैसे लगे कि अब बादल छा गया है, पानी पड़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो गया है, तो आपका जो है पाला पड़ने की संभावना है। तो इसलिए जो है खेत के चारों तरफ जो है कॉर्नर पर जो है अगर आप जो है पुआल है, लकड़ी है, कुछ भी जला देते हैं, उससे जब धुआं होगा तो धुआं से भी जो है पाला का प्रकोप कम होता है। साथ साथ जो है नमी बना करके रखें और जो हम दवाई बताए रिडोमिल हो या डाइथेनियम 45 हो, उसका समय समय पर छिड़काव करते रहेंगे तो उससे नुकसान कम होगा। आलू फसल में प्रबंधन बहुत अहम होता है, तो किस तरीके से किसान भाई आलू का प्रबंधन कर सकते हैं, इस बारे में धनंजय कुमार से विस्तार से जानते हैं। जैसे देखिए, पहला तो है कि खेत में निकाई गुड़ाई सही समय से करें, पोषक तत्व का सही से प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलू कोई भी फसल लगा रहे हैं तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, जिससे कि जो है आपको पता चल सके कि आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व की अधिकता है। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा प्रयोग कर देंगे तो उससे क्या होता है कि बीमारी भी का भी प्रकोप होता है, कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाता है और उससे हमारा फल का गुणवत्ता भी, जैसे आलू के कंद का गुणवत्ता भी जो है वो भी ख़राब हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक उस आलू को आप नहीं रख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग हमको नहीं करना है और संतुलित मात्रा में फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग करना है, जो अनुशंसित मात्रा है। उसके साथ साथ जो है पोषक तत्व मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी जो है प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में अब सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो रही है। जैसे कि बोरन नामक जो तत्व है, बोरन का जो है आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके कम से कम सब्जी फसलों में, जैसे आलू का तो बात करते ही रहे हैं, उसके साथ जो और भी अन्य जो सब्जी फसल आप लगाए हुए हैं उसमें बोरन का जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके 3 छिड़काव जो है अपने फसल में अवश्य करें, जिससे कि बहुत सा आपको जो है रोग से भी निदान हो जाएगा और साथ साथ उत्पादन भी बढ़ जाएगा और फल की गुणवत्ता जो है आपको बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे साहिब सेम की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, सेम को सब्जियों में पौष्टिक आहार के रूप में माना गया है। सेम में मैग्नीशियम पाया जाता है जो दिल की बीमारियों को दूर करता है, इसीलिए बाज़ार में इसकी मांग काफ़ी अधिक है। तो जो भी किसान भाई साहिब सेम की खेती कर रहे होते हैं उनको इनमें काफ़ी मुनाफा प्राप्त होता है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से इनकी और अधिक जानकारी लेते हैं कि कैसे आप साहिब सेम की वैज्ञानिक खेती करें और इनमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर पान जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि साहिब सेम की देखभाल, वैज्ञानिक देखभाल किस तरीके से की जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो हमारा झारखंड में सेम की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे किसान जो है काफ़ी मात्रा में सेम की खेती करते हैं। और साहिब सेम की बात करते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से देखभाल किसान किस तरीके से करे ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, अधिक से अधिक उनको इससे फ़ायदा मिल सके। जी हाँ किसान भाइयों, ये सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में साहिब सेम, जिसको बकला बीन भी कहते हैं, बकला सेम भी कहते हैं, और इसका खेती यहाँ बहुत सफलतापूर्वक होती है। तो इसका जो लगाने के समय, जो फसल का अवधि है, तो अक्टूबर से फरवरी तक इसका खेती बहुत सफलतापूर्वक होती है। उसमें जैसे सिंचाई का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे सिंचाई कम से कम हफ्ता में 1 दिन देना अति आवश्यक है। जहाँ जहाँ फूल आ रहे हैं तो उसमें भी पानी देना आवश्यक है, जिससे फली का माने अच्छा से फली लगे। और फली में जब दाना का वृद्धि हो जाती है, होने शुरू होता है, उस समय भी पानी का बहुत ही आवश्यकता होती है। सर, और सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताया कि जो है ये जो ठंडा के मौसम में होता है और ठंडा इसको पसंद है। अगर साहिब सेम की बात करते हैं तो लगाने की तकनीक, वैज्ञानिक विधि की हम बात कर रहे हैं, तो लगाने की विधि क्या होनी चाहिए? एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? खेतों की तैयारी किस तरीके से करें? बीजोपचार किस तरीके से करें? जी हाँ,
तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसका खेती बहुत ही सफलतापूर्वक होती है। तो अभी इस महीना में भी लोग इसका बुआई कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसका जो खेती के लिए यहाँ का जो मिट्टी तो बहुत ही उपयुक्त है, जो कि यहाँ का हल्की मिट्टी है, लेकिन इसमें मतलब जैविक पदार्थ अच्छी होनी चाहिए। और तो इसके लिए मतलब इसमें जो हम बुआई जो करते हैं तो बुआई से पहले खेत को 3-4 बार अच्छा से जुताई करके कैरी बनाते हैं। तो कैरी में हम पंक्ति में लगाते हैं। तो पंक्ति मतलब थोड़ा हल्का ऊंचाई वाले मेड़ में हम बीज लगाते हैं। तो ये जो हम पंक्ति से पंक्ति का दूरी कैरी में रखते हैं 1.5 फीट मतलब 45 सेंटीमीटर। और जब हम बीज बोते हैं तो बीज से बीज की दूरी हम रखते हैं 15 सेंटीमीटर या 6 इंच, मतलब ये हम रखते हैं। और जब बीज हम बुआई करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में उसको बोते हैं। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब करीब 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और जिस समय हम बीज बोते हैं उस समय नामी होना चाहिए, नहीं तो बुआई के बाद हल्की सिंचाई कर दें जिससे अंकुरण अच्छा हो। और इसके बाद ये जो हम खेत में खाद उर्वरक का भी प्रयोजन ज़रूरत होता है। तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय हम मतलब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से साड़िया गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, या 20 से 30 क्विंटल केंचुआ खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। और चूना का भी प्रयोग कर सकते हैं 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, उसमें भी उपज में वृद्धि होती है। और रासायनिक खाद जैसे यूरिया 60 किलोग्राम, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई से पहले मिट्टी में अच्छे तरह से मिला देना चाहिए। ये उसके तो आपने उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताया कि जो सड़ी हुई गोबर डालना है और जो रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। अगर हम देखभाल की बात करते हैं, जब किसान जो है उसकी बुआई कर देते हैं और खेत में पौधा तैयार हो जाता है तो रोग बीमारी से बचाव हो सके, फसल अच्छा हो सके। हाँ, जैसे बता रहे हैं मैं, जैसे अभी जिसका फसल खेत में करीब करीब 1 महीना हो गया, 25 से 30 दिन हो गया, तो उसमें हमको और जैसे निकाई गुड़ाई करना है, करके हमको क्या करना है, करीब करीब 160 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में, मतलब जहाँ पर जाड़ का क्षेत्र है उस एरिया में हमको प्रयोग करना है। करने के बाद फिर मिट्टी चढ़ा देना, उसके बाद एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। तो ये टॉप ड्रेसिंग हो गया। और जैसे जैसे समय समय पर यदि घास ज़्यादा निकल जाए तो घास को निकालना होगा। और जो यहाँ इसमें जो बीमारी और कीड़ा का प्रकोप होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूँ तो इसमें जो लाही कीड़ा का प्रकोप होता है, अभी सब लोग जानते हैं, कोई भी सेब में लाही का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये बहुत छोटे आकार के कीड़े होते हैं, मतलब कोमल होते हैं ये, और ये झुंड में रहते हैं और पौधा के कोमल अंग से जैसे फूलों से, पत्तियों से रस चूस लेते हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे बाज़ार में कॉन्फिडोर दवा मिलते हैं जिसको इमिडाक्लोप्रिड बोलते हैं, 17.8% SL के नाम से। और ये इसका मैंने 10.3 मिलीलीटर, मतलब 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्रयोग करना है, करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरह बोल के एक दवा आता है, उसको भी हम मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, प्रति 4 लीटर पानी में वो घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एक बीमारी आते हैं उसका नाम है चॉकलेट स्पॉट। हाँ, तो उसमें क्या होता है, पत्तियों के ऊपर, अधिक परिमाण फलियों के ऊपर तो धब्बे पड़ जाते हैं भूरे रंग के, तो बाद में ये पत्ती मैंने पीला होके सूख के गिर जाते हैं। तो इससे मैंने पैदावार कम होता है और फली भी अच्छे से नहीं बनते हैं। तो इसलिए मतलब हमको उसमें डाइथेनियम 45 जो दवा है, फफूंदीनाशक है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और सिंचाई के बारे में, जैसे फूल जब आते हैं, फली में दाना भरते हैं, तो उस समय मतलब हमको पानी नामी अच्छी होनी चाहिए, तो सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। और किसान भाई जो लोग खेती कर चुके हैं और जो करना चाहेंगे, और बहुत इसमें 3 उन्नत किस्म है,
तो हमारे इस केंद्र से एक उन्नत किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम है स्वर्ण सफल। उसका उपज क्षमता करीब 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर है, मैंने हरी फली का। और ये करीब 80 से 90 दिन में फलियाँ तैयार हो जाते तोड़ने के लिए। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है, वहाँ से भी 2 किस्म का उन्नत किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम है पूसा सुमित है, जिसका उपज क्षमता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है हरी फली का। और एक है पूसा उदित, तो उसका फलिया थोड़ा हल्का चौड़ा है, तो उसका उपज क्षमता करीब 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है हरी फली का। तो ये हमारा इस स्वर्ण सफल जो हमारा रांची का ICAR प्लांडू से मिल जाएगा उसका बीज, और बाकी दोनों जो नई दिल्ली से मिल जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। तो ये तीनों उन्नत किस्म का खेती करके किसान अच्छा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा साहिब सेम की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही साथ आपने देखा आलू फसल में लगने वाले रोग व पाला से बचाव के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube, Facebook पे देख सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।